स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। कुछ एक ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से मुझे आकस्मिक आपको फोन करके अनुरोध करना पड़ा कि हम लोग इसके ऊपर चर्चा करें। आज सुबह ही जब मैंने राहुल गांधी का एक वीडियो क्लिप देखा जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी किया गया था और वो कांग्रेस के ही एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। 1 मिनट का वीडियो क्लिप था, लेकिन वो किसी को भी चौंका देने के लिए काफी था। मैं आसानी से किसी बात पर चौंकता नहीं हूं, लेकिन मैंने जब उसको सुना, उसमें राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी यात्रा सिस्टम को पूरी तरीके से अपने सिस्टम पर पूरी तरीके से अपना कंट्रोल स्थापित करने से की थी, लेकिन वो कंट्रोल अब उनके हाथ से निकल गया है। अब सिस्टम की बागडोर, सिस्टम उनके शिकंजे में नहीं है। और उसका उन्होंने प्रमाण इस रूप में पेश किया कि वो लोग जो कि बड़े बड़े मुकामों पर बैठे हुए हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो में बैठे हुए हों, चाहे वो चुनाव आयोग में बैठे हुए हों, उनकी तरफ से विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी के पास संदेश जा रहे हैं। सूचनाएं सरकार के अंदर से, व्यवस्था के भीतर से खुफिया तौर पर या खामोशी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रमुख विपक्ष है कांग्रेस, उसके नेता के पास वो सूचनाएं जा रही हैं। पहला उनकी बात का जो पहला पक्ष है वो ये है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आज तक किसी को इस तरह की बात करते हुए नहीं सुना। हम लोग तो नरेंद्र मोदी जब नई सत्ता में आए थे उससे पहले से राजनीति को देख परख रहे हैं, तब भी इस तरह की बात किसी ने नहीं कही, न सत्ता पक्ष न विपक्ष ने। बिल्कुल नए किस्म की बात है। दूसरी बात राहुल गांधी ने ये कही कि एक आर्थिक सुनामी आने वाली है। ऐसी बात बहुत से लोग कर चुके हैं, लेकिन उनकी बात में इसलिए दम है क्योंकि अभी कल ही एक अफवाह उड़ गई थी जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर आधारित थी। ब्लूमबर्ग दुनिया की सबसे बड़ी वायर सर्विस है, उसकी रिपोर्ट का बड़ा महत्व है, लेकिन सरकार ने उसका खंडन कर दिया। ठीक है, हम सरकार के खंडन पर विश्वास कर लेते हैं, हम ये नहीं कह रहे सरकार के खंडन से हम झगड़ा नहीं कर रहे कि भारत की रिजर्व बैंक ने सोना बेचा, तो लेकिन किस अर्थव्यवस्था के बारे में अगर ये अफवाह है और ब्लूमबर्ग जैसी बड़ी संस्थान है, प्रतिष्ठित संस्थान है, ये खबर अपुष्ट सूत्रों से ही सही उन्होंने जारी की, सारी दुनिया में खबर फैल गई। कौन रोक सकता है सारी दुनिया में उस खबर को फैलने से? इसका सीधा मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर दुनिया में अब किसी को विश्वास नहीं रहा। हम जानते हैं कि 2.5 लाख अरब रुपए से ज्यादा का की विदेशी जो मुद्रा है वो भारत के बाजार से निकाली जा चुकी है और रोज उसके अंदर बढ़ोतरी हो रही है। रोज अखबार में आता है कि अब इतने और बढ़ गए, निकाले जाने वाली जो रकम है वो इतनी और बढ़ गई। तो भारत की अर्थव्यवस्था काफी बड़े संकट की शिकार है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसी आर्थिक सुनामी आने वाली है जैसी किसी ने सोची भी नहीं होगी, देखी भी नहीं होगी। तीसरी बात उन्होंने कही, जो उनका कयास है, उनकी भविष्यवाणी है, हम उसको नजरअंदाज भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर गौर तो किया ही जाना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि उनका अपना आकलन यह है कि साल भर के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब ये 3 बातें हैं। मैं नई परख के दर्शकों के लिए मैं चाहता हूं आप लोग खुद भी राहुल गांधी का वो क्लिप सुन लीजिए, उस क्लिप को सुनिए, खुद गौर कीजिए। उसके बाद में गेंद मैं विनोद जी के पाले में फेंकूंगा कि वो इस राहुल गांधी की बातों को किस तरीके से डिकोड करते हैं। सुनिए वो क्लिप। आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान के अंदर, सिस्टम के अंदर इंस्टीट्यूशनल रिवोल्ट हो रहा है। तो आप सोचती हैं कि इलेक्शन कमीशन फुली कंट्रोल्ड है, वो 3 साल पहले फुली कंट्रोल्ड है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं, हेड ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम, सीनियर जुडिशरी, सारों के सारे रिवोल्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं हमें। तो जो कंट्रोल का सिस्टम था एक तरफ से, वो कोलैप्स कर रहा है अंदर से, क्योंकि लोगों को दिख रहा है कि जनता का प्रेशर अब ऐसा भयंकर आएगा, अगर हम इस रास्ते पे चलते गए तो हमारे लिए रिस्क हो जाएगा। आप क्या सोचते हो, अगर जनता को मालूम है कि इलेक्शन सिस्टम रिग्ड है और जनता की मतलब इकोनॉमिक प्रेशर, गरीबी, दर्द के कारण जनता में गुस्सा आ गया, आप क्या सोचते हो कि इलेक्शन कमिश्नर को डर नहीं लगेगा कल क्या होने वाला है? तो अब क्या हो रहा है, सिस्टम अंदर से ऐसे हिल रहा है पूरा। और मैं आपको ये बता दूं कि मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, सिस्टम मुझे इंफॉर्मेशन दे रहा है मोदी जी के बारे में, शाह जी के बारे में, उनके बेटों के बारे में, मिनिस्टर्स के बारे में,
अजीत डोवल के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन है, धड़ाधड़ 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 हमारे सिस्टम से आ रहा है। अब ये हो सकता है कि जनता के प्रेशर को ये सप्रेस करने की कोशिश करें, इमरजेंसी जैसी चीज कर दें, हो सकता है। बट अब हम दूसरी स्टेज में जा रहे हैं, पहले हम फुल कंट्रोल स्टेज में थे, अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है इनके। मैं मोदी जी के पास जाता हूं, जब मीटिंग में जाता हूं, मैं आपको बताऊं, मेरे पास मोदी जी के पर इतना इंफॉर्मेशन है, मोदी जी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब मैं उनसे मिलता हूं, भैया आंख में आंख लगाना रहा, हिलना पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस सिस्टम को मैंने कंट्रोल किया था वो सिस्टम कोलैप्स कर रहा है और पूरा इंफॉर्मेशन इसको दे रहा है। तो ये डायनामिक चल रही है। और आप देखना, मेरे अंदाजे से, मेरा असेसमेंट है, 1 साल के अंदर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे। विनोद जी, आपने भी इस क्लिप को सुना, आपने पहले भी सुन रखा होगा, नई परख के दर्शकों ने भी इस क्लिप को सुना। अब हम लोगों को चाहिए कि इन बातों को डिकोड करें। देखिए, राहुल गांधी की पिछले दिनों जो छवि उभरी है, धीरे धीरे करके उनकी एक गंभीर नेता के रूप में उनकी छवि बनती जा रही है। भाजपा वाले इसको नहीं मानेंगे, उनको छोड़ दीजिए उनके हाल पर, लेकिन हमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनकी छवि गंभीर नेता, ऐसा कोई राजनीति का क्षेत्र नहीं है इसको वो संबोधित ना करते हो। वो हर जगह मौजूद हैं, गरीब आदमियों में भी मौजूद हैं, संगठनों के बीच में भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब उन्होंने ये बात कही है, आप इसको किस तरीके से डिकोड करेंगे विनोद जी? देखिए, ऐसा है कि ये अब से नहीं, राहुल गांधी कई दिनों से इतनी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कही, इतनी विस्तार से नहीं कही, लेकिन वो लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी जो हैं वो विचलित हैं, वो परेशान हैं, और वो उनकी भाव भंगिमा पे, उनकी बॉडी लैंग्वेज पे कमेंट करते हैं। एक बार उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कोई 16 शब्द इस्तेमाल हो गया कहीं, विच साउंड लाइक एप्स्टीन, तो उन्होंने कहा कि आई रिमेंबर द वर्ड 16, और फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा। पार्लियामेंट के भीतर ये हुआ। क्या उनका इशारा एप्स्टीन की तरफ था, किस तरफ था, ये तो स्वयं जानते हैं वो। लेकिन वो इस तरह के इन्वेंडो से, इस तरह से अप्रत्यक्ष बात करके वो ये बता रहे हैं जनता को कि हमारे प्रधानमंत्री इज नॉट अ फ्री एजेंट, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, बार बार बोल चुके हैं वो। और ये डोनाल्ड ट्रंप के संदर्भ में बोले हैं वो, ये इजराइल के संबंध में बोले हैं वो, कि डोनाल्ड ट्रंप की माननीय प्रधानमंत्री हमारे फ्री एजेंट नहीं है, स्वयं से अपने फैसले नहीं वो ले पा रहे हैं। और जो अब बात कही है उन्होंने, अगर अभय जी ये सच है, सच्चाई ये है कि शुरू में 2014 और 15 के बीच में जब ये सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, तो उस वक्त ये लगातार प्रचार किया जाता था हश टर्म्स में, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, रूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी के जरिए, कि मोदी के राहुल गांधी के भीतर के सर्कल में मोदी के लोग हैं जो उनको खबर पहुंचाते हैं, और लगातार उनको इस बात की विस्तृत जानकारी रहती है कि राहुल गांधी अब क्या करने वाला है। ये साइ वॉर हो सकती है, साइकोलॉजिकल वॉर जिसको बोलते हैं। साइ वॉर एक पुराना तरीका है जिससे कि आप अपने प्रतिद्वंदी को अनसर्टन बना देते हैं, उसकी स्थिरता में आप उसको डामाडोल करने के लिए, उसकी स्थिरता को खत्म करने के लिए ये सब फैलाते हैं। उसके अंदर जो अपना जज्बा होता है वो खत्म करने के लिए ये आप फैलाते हैं। साइ वॉर, साइकोलॉजिकल वॉर बोलते हैं इसको। अगर ये राहुल गांधी ने जो बोला है कि सरकार के भीतर के लोग मंत्री हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिस्टम के भीतर के लोग वो उनको बता रहे हैं, इंटेलिजेंस के लोग बता रहे हैं, या तो चुनाव आयोग का भी नाम लिया है उन्होंने। हाँ, चुनाव आयोग का नाम लिया उन्होंने, मुझे पता है, मैंने सुना वो। अगर ये सच है तो मेरी एक आकलन है जो कि मैं समझता हूं कि वो अलग होगा लोगों से, उनको ये बात बोलनी नहीं चाहिए थी। राहुल शुडंट हैव सेड दिस। अगर अंदर इतनी उथल पुथल मची हुई है और फैलते हुए रायते को समेटने का वक्त क्यों दे रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी को? आप क्यों बोल रहे हैं? आप चुप रहिए। मैं समझता हूं इसके विपरीत बोलना चाहिए उनको कि सरकार तो ठीक ही चल रही लगती है, ताकि वो इंफॉर्मेशन उनके पास आती रहे।
ये बातें प्रत्यक्ष रूप से करने वाली नहीं होती जो उन्होंने कर दी है। इसका अंजाम क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, पर क्या जो इंफॉर्मेशन उनके पास आ रही है अंदर से वो ड्राई अप नहीं हो जाएगी? आप बताइए मुझे। लेकिन इसमें दोनों बातें हो सकती हैं, मैं चर्चा के लिए कह रहा हूं, दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि वो इसको एक साइकोलॉजिकल वॉर, इसके लिए या मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति तेजी से बदलती रहती है। वो इस बात को कहकर नरेंद्र मोदी और उनकी व्यवस्था, उनके जो नजदीकी जो कोटरी है उनकी, इसमें नरेंद्र मोदी घिरे रहते हैं, उसमें अमित शाह प्रमुख हस्ती हैं, और भी कुछ लोग होंगे, हमें उनके ज्यादा नाम नहीं पता, लेकिन पीएमओ मान लीजिए उसको, पीएमओ के अफसरान जो हैं, उन सबके बीच में काफी खदबदाहट हुई होगी जरूर। भाई एक तो तरीका ये है कि वो लोग व्यंग से मुस्कुराए होंगे, अरे कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा सिक्का चल रहा है, बिल्कुल सब कुछ हमारे कब्जे में है, इनको कहने दो, इनको खुश रहने दो, मुगालते में रहने दो। एक तो प्रतिक्रिया ये हो सकती है, ये अति आत्मविश्वास में भी प्रतिक्रिया हो सकती है, और असली प्रतिक्रिया भी हो सकती है कि वास्तव में वो काबिज हो। अच्छा देखिए क्या हो सकता है और क्या हो रहा है। छोटी सी बात और कह दूं, दूसरा ये है कि राहुल गांधी इसका दोनों तरह का इस्तेमाल करना चाहते हो, कि वो साइकोलॉजिकल हिट भी चाहते हो, एक मनोवैज्ञानिक उन्होंने हमला भी किया है, और साथ में सिस्टम को भी उन्होंने संदेश दे दिया है कि भाई हमारा युद्ध शुरू हो गया है, अगर आप जीतना आखिरकार हमें ही है, साल भर में इनको हटना है, आना हमें ही है उनकी जगह, इसलिए आप सोच लीजिए आपको क्या करना। जी देखिए इसको इस संदर्भ में देखिए कि लगातार राहुल गांधी ये भी कहते रहे कि आपकी जवाबदेही बनाएंगे हम। उन्होंने सेंट्रल जो हमारा बार-बार ये बात कही, बार-बार कही, उसको लगातार कई बार ये बोला है हम आपकी जवाबदेही बनाएंगे, ये बार-बार बोला है। पर मैं एज ए जर्नलिस्ट रिएक्ट कर रहा हूँ अभय जी, एज ए जर्नलिस्ट कोई मुझे मेरा सोर्स पूछे और मैं बता दूं तो मैं तो आउट ऑफ बिजनेस हो जाऊंगा। ऐसी खबरें जो आपके पास आ रही हैं और बायसियत लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आप बड़े नेता हैं सदन में, अगर ऐसी खबरें आपके पास आ रही हैं बीजेपी के भीतर से, और ऐसी खबरें जो अगर आपके पास आ रही है इंटेलिजेंस सिस्टम के भीतर से, तो इनके पास तो अपना एडगर हूवर है। एडगर हूवर का नाम हमारे दर्शकों ने शायद सुना हो या ना सुना हो। एफबीआई का वो डायरेक्टर हुआ करता था जॉन कैनेडी के रूल के दौरान, और कैनेडी के लिए उन्होंने जो मुश्किलें पैदा की, उनके बारे में जो भ्रांतियां फैलाई, उनके बारे में जो र्यूमर्स फैलाए, और उनकी जो गवर्नमेंट को अनस्टेबल करने के लिए जो उन्होंने काम किए, वो एडगर हूवर की फिल्में बनी हुई, किताबें लिखी हुई। और आजकल के जमाने में अपने आप को एडगर हूवर के तर्ज पे काम करने वाले कई लोग इंटेलिजेंस कम्युनिटी में हैं, पर वो सरकार को डावाडोल करना चाह रहे हैं या विपक्ष को, ये मैं नहीं जानता हूं। मुझे लगता है कि उनका जो एजेंडा विपक्ष को डावाडोल करने का ज्यादा है और सरकार को बचाने का ज्यादा है। देखिए बात यह है कि अगर ऐसा हो रहा है, मान लीजिए प्रिजम्पटिवली कि ऐसा हो रहा है और सही बात कही है राहुल गांधी ने, तो मैं समझता हूं ये सरकार के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि जब भी कोई जहाज डूब रहा होता है तो चूहे सबसे पहले उसमें से बाहर निकल के कूदते हैं, और वो चूहे ब्यूरोक्रेसी। जब कोई सरकार गिर रही होती है, सबसे पहले जो पलटता है, जिसका तेवर पलटता है, वो ब्यूरोक्रेसी होती है। सबसे पहले जो पाला बदलते हैं वो ब्यूरोक्रेसी होती है। अगर ऐसा हो रहा है तो इस सरकार के आदेशों का अनुपालन भी नहीं हो रहा होगा, इनकी रिट नहीं चल रही होगी। कोई भी सरकार इकबाल से चलती है, अपने आदेशों के अनुपालन से चलती है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो आज की सरकार चलाने में सक्षम नहीं होगी। आज के जो निजाम है, आज के जो रूलर्स हैं, तो देख लेते हैं आने वाले वक्तों में क्या होता है। गुरु जी, क्या आपको लगता है कि सरकार बाकायदा ठीक ठाक तरीके से चलनी चाहिए, चल रही है? मुझे तो लगता ये है कि अगर राहुल गांधी ने नहीं भी कहा होता, ये बातें नहीं भी कही होती, तब भी हम लोग
मोदी सरकार के तमाम मंत्रालयों का अगर अलग अलग एक क्विक सर्वे करते उनके कामकाज का, तो हम पाते हैं कि इनके जो 5-6 सबसे बड़े मंत्रालय हैं, ये सारे के सारे मंत्रालय बिल्कुल ढक्कन पड़े हुए हैं। विदेश मंत्रालय की हालत देख लीजिए, अर्थ मंत्रालय की हालत देख लीजिए। देखिए, हाँ, अगर आपका धुरी, आपका नेता कंट्रोल फ्री को हर चीज में अपना हस्तक्षेप चाहता हो, 2 ब्यूरोक्रेट की ट्रांसफर हुई हो, उसके लिए भी क्रेडिट खुद चाहता हो। सीबीएसई के 2 ब्यूरोक्रेट की ट्रांसफर हुई, एक को एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में भेज दिया, दूसरे को वापस बुला लिया अपने पास। गृह मंत्रालय ने अपॉइंटमेंट वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया, कंपल्सरी वेटिंग शायद जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए भी अखबारों में खबर चलती है, टेलीविजन चैनल में खबर चलती है कि द पीएम हिमसेल्फ इज मॉनिटरिंग द सिचुएशन। ये अच्छा संकेत नहीं है। आप अगर इतना सेंट्रलाइज कर लोगे पावर को, डिसीजन मेकिंग को, तो मतलब ये है कि डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, कोई काम नहीं चल रहा, कोई सरकार नहीं चल रही। ये इंदिरा गांधी के जमाने में हो गया था, जब सब कुछ उन्होंने अपने हाथ में ले लिया, और उन्होंने ये तो छोड़िए, कांग्रेस पार्टी को भी इतना सेंट्रलाइज कर दिया कि उनके लिए मुश्किल हो गई। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये गाली तो देते हैं लेकिन सीखते नहीं है उनकी गलतियों से। विनोद जी, बीच में एक बात कह दूं, एक वरिष्ठ किसी अफसर से मिले और उसने कहा कि भाई देखिए, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आप माफ कीजिए, मैं आपके कीमती वक्त में से समय ले रहा हूं। तो जवाब ये मिला, अरे हम बिल्कुल व्यस्त नहीं रहते, हमारा काम तो केवल फाइल को पीएमओ भेजना है और इंतजार करना है उधर से क्या आएगा। बहुत से मंत्रियों का काम फाइल को पीएमओ भेजना है, बिल्कुल। और ऐसे मंत्रालयों के मंत्रियों का काम फाइल को पीएमओ भेजना है। मैं उनको नाम लेते हुए डरता हूँ। हम एक दिवंगत हो गए नेता, बीजेपी के बड़े नेता थे, उनके बारे में एक समय में ये कहा जाता था कि रात देर तक दफ्तर में बैठते हैं क्योंकि पीएमओ से फाइल आने में देर हो जाती है। जो निर्णय होता था सिर्फ उनको अपना हस्ताक्षर करना होता था उसमें। वो सिर्फ एक व्यक्ति की बात करना होता, और उनको डायरेक्टली, मैं समझता हूँ उनको डिलिबरेटली साइडलाइन किया गया। एक समय में वो केंद्र पे थे हर निर्णय के, लेकिन वो अलग बात है, वो तो सुनी सुनाई बात है, उसके लिए कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ पता चलता था। मेरा ये कहना है अभय जी कि अगर ऐसा हो रहा है और ये बात अगर इंदिरा गांधी के जमाने में इंदिरा गांधी को पता चलती तो किसी को कानो कान खबर नहीं होने देती। वो जो लोग ये सी बात कर रहे हैं उनके साथ रास्ता करती, उनके साथ इंटरफेस का जरिया निकालती और लगातार उनसे इंफॉर्मेशन मिलती रहे, उसका साधन बनाती। जो राहुल ने बोला है, देखिए प्रॉब्लम क्या है कि राजनीति में आपको काइयां होना पड़ता है, कनिंग होना पड़ता है, और ये आदमी बहुत भोला है और जोश में कई बार ऐसी बातें कह देता है जो नहीं कहनी चाहिए। और मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी से शायद ये गलती हुई है, लेकिन हो सकता है कि बात उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन हो कि बात प्रत्यक्ष रूप से सामने आने वाली हो, तो उन्होंने एक तरह से उसको प्रेडिक्शन के तौर पे बोला है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि अगले बरस तक वो सत्ता में नहीं रहेंगे। देखिए एक बात आपको बताता हूं, एक बार सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट के उन्होंने बैठ के कहा कि बीजेपी के बारे में कि they will not be in power after the next elections. And this was the second election which brought them to power, BJP, second time. 19 का इलेक्शन, और वो बोल रहे थे सेंट्रल हॉल में, उन दिनों सेंट्रल हॉल खुला होता था, तो एक सीनियर नेता बैठा हुआ था, ये बोल रहे थे और वो यूं सिर हिला रहा था।
अनअप्रूविंग। तो राहुल में एक ये वीकनेस है, लेकिन मैं उसकी अपने उनके आकलन पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि वो अपनी तरफ से वो आकलन ईमानदारी का करते हैं, और जो उन्होंने बोला होगा वो सच में वही उनकी नॉलेज होगी, वही उनकी जानकारी होगी, क्योंकि वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति नहीं, वो सच बोलता है हमेशा। और राजनीति में सच बोलना जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है अपने लिए। अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास कोई ऐसा यंत्र आ गया है जिसके चलते मैं अगला इलेक्शन जीत जाऊंगा, तो क्या मेरे घर में बर्गलरी नहीं होगी, सेंधमारी नहीं होगी मेरे घर में? ये राजनीति है, इसमें स्टिल वाटर्स रन डीप। जितने बड़े बड़े नेता थे, लंबे समय तक पावर में रहे, वो सब कम बोलते थे। नाम गिना दूं उनके, अर्जुन सिंह, नरसिम्हा राव, ये सब कांग्रेसी है, कम बोलने वाले कांग्रेसी। इंदिरा गांधी बहुत कम बोलती थी, राहुल गांधी अपने बेटे की तरह, राजीव गांधी अपने बेटे की तरह था, बात कह देता था, कहने का तरीका था उसका अलग था। मुझे तो लगता है विनोद जी कि थोड़ा राहुल गांधी ने ये जानबूझ के भी गेम खेला है थोड़ा। इसके पीछे ऐसा नहीं है कि वो एक स्वाभाविक रूप से सच्ची बातें बोलते हैं, वो तो है ही बात आपकी सही, मैं उससे सहमत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये जानबूझ के एक 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 दांव है, मतलब जो चला गया है, क्योंकि तो मैंने आपको बताया ना कि वो अक्सर ये बात कह देते हैं जी, his effort is to unsettle मोदी। हाँ, उसको अनसेटल करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन ये अनसेटल करने के लिए अगर ये बात इन्होंने कही और सच में इनके पास अंदर से जानकारी आ रही है, तो ये इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है टू मेरली टू अनसेटल मोदी। ऐसे में तो आपको एक जरिया लगातार बनाना चाहिए जिसमें कि आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहे, और खड़े होके सदन में और तरीके से आप सरकार की जवाबदेही बनाते रहें। लेकिन देखिए, हमने देखे हैं हमारे देश में ऐसे पॉलिटिशियन, उनके अपने दादा, इनके अपने दादा नहीं परदादा, वो he was one investigative politician। पहला स्कैम नेहरू के जमाने का जो जीप का स्कैम था, वो उन्होंने निकाला था, और उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि दिस मिनिस्टर, मैं उनके ग्रेट ग्रैंडफादर की बात कर रहा हूं, राजीव गांधी के पिता की बात कर रहा हूं। उन्होंने खड़े होकर कहा कि द ऑनरेबल मिनिस्टर the other day called me a lapdog of Nehru। मिस्टर स्पीकर, वो डिबेट शुरू कर रहे थे उस स्कैंडल पे, and he thought that he himself was the pillar of the Congress party। Now I shall do to him what a dog does to a pillar। ये फिरोज गांधी ने बोला। फिरोज गांधी वो पॉलिटिशियन था जो अंदर खाते की जो गड़बड़ियां हो रही थी निकाल के बाहर लाते थे, और उस जमाने में ऐसे कई पॉलिटिशियंस थे। गुरुदास दासगुप्ता एक पॉलिटिशियन हुआ करते थे सीपीआई के, और उन्होंने बड़े बड़े स्कैंडल निकाले मित्तल्स के खिलाफ, जो स्टील के कारोबार करते हैं, उन्होंने निकाला। मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी, अगर उनके पास जानकारियां मिल रही हैं, एंड if he is listening to me, I don't want to be the advisor, but we are both discussing कि अगर उनके पास अंदर खाते की जानकारी आ रही है, then he should become a politician who can bring out information which media is not able to bring out, or media is not willing to bring out। और वैसे में जो बाहर प्रत्यक्ष रूप से बाहर इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, ऐसी जानकारी को ठोस सबूत के साथ पेश करे सदन में, और जिससे कि जवाबदेही बनेगी सरकार की। और अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो, और देखिए,
बाइडेन के खिलाफ ये बोला जाता था कि बाइडेन हैज लॉस्ट हिज क्वालिटीज, और उस वक्त जब बोला जाता था तो बड़ी भर्त्सना होती थी। अब उसकी वाइफ ने स्वयं आके तर्क कर दिया कि ये बात सच है, ये प्रॉब्लम हो गई थी मेरे हस्बैंड में। उसकी वाइफ ने बोला है। देखिए, सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए और देश के हित में काम करने के लिए कई बार व्यक्तिगत जो अपनी इंफॉर्मेशन भी होती है वो भी बड़ी बड़ी लोकतंत्र में लोग प्रत्यक्ष कर देते हैं कि आगे से ये गलतियां ना हो। और मैं समझता हूं कि उस दिशा में राहुल गांधी को काम करना चाहिए। और ये कहना कि अगले बरस तक सरकार गिर जाएगी इज नो ग्रेट ब्रेविडो। अब मैं कैसे मान लूं कि अगले बरस गिर जाएगी? मैं क्या पैसा लगा दूं इस पे मार्केट में? आई एम नॉट अ स्पेकुलेटर। मैं कोई सट्टा तो नहीं खेलता। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये मामला बहुत चिंताजनक है, और ये एक ऐसा विषय है जिसपे कि राहुल गांधी को या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, या फिर जब पार्लियामेंट का सेशन बैठेगा, मॉनसून सेशन आने वाला है, उसमें खड़े होकर ये बात कहें और प्रधानमंत्री से जवाब मांगे और इंस्टेंसेस दें कि कैसे कैसे सरकार के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ, कैसे कैसे लोग चिंतित हैं। अगर इलेक्शन कमीशन के भीतर से उनको इंफॉर्मेशन मिल रही है तो इससे बड़ा गोल्डन इंफॉर्मेशन कहाँ आएगा उनके पास, अपॉर्चुनिटी कहाँ आएगा? और वो इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है? या हरीश कुमार दे रहा है या बाकी के दो दे रहे हैं? ये सवाल है। और देखिए, सच्चाई है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे आज के दिन थोड़ी सी चिंता है कि जो भी दे रहा है उसका क्या होगा। हमने इस देश में नागरावाला केस में जो लोग थे विटनेसेस, उनमें से कोई बचा नहीं, और एक जो बचे थे पंडित हरिदेव एसीपी होते थे पार्लियामेंट सीट के पहले बाद में, और राहुल देव के फादर जो फिल्म एक्टर हैं उनके फादर, he was the only man who survived the Nagarwala, who was one of the persons aware of the scandal। तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, और इसलिए ये सब बातें प्रत्यक्ष रूप से करने वाली नहीं होती है। स्टेट्समैनशिप इस बात में होती है, लीडरशिप इस बात में होती है, राजनीति इस बात में होती है कि आपके पास अगर इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसका ढोल मत पीटिए, उसको चुपचाप सुनिए और संजोइए किसी किताब में, बस्ते में, किसी लेजर में, कहीं पर आप उसको कैटलॉग कीजिए। उस कैटलॉग को जब पूरा हो जाए कैटलॉग, वो प्रस्तुत कीजिए आप सही फोरम पे, सही प्लेटफॉर्म। आपकी बात से मैं असहमत नहीं हूं, लेकिन मैं एक थियरी ये भी हो सकती है इस पूरे मसले को समझने की, केवल चर्चा के लिए कह रहा हूं मैं, कि आखिरकार जो विपक्ष का नेता है, जो कि सत्ता पक्ष के सर्वोच्च नेता को रिप्लेस करना चाहता है, उसकी जगह आना चाहता है, वो ये तो देख ही सकता है कि भाई ये इस इंफॉर्मेशन को हम फेंकें इनकी तरफ, उसके बाद देखें इनके ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है, ये किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, किस तरीके से ये अपना अंदर की स्थिति का रिव्यू करते हैं, वो भी पता लग जाएगा उसको, अगर वास्तव में उसके पास कुछ आ रही होगी। तो इससे हो सकता है कि एक कोई नया सिलसिला ऐसा शुरू हो जाए जो तरीके होते हैं सिस्टम को और भी ज्यादा अनसेटल कर दे। जी विनोद जी, देखिए कई तरीके होते हैं ऐसे टू ड्रॉ रेड हेरिंग। आप भी बात कर रहे हैं ना, टू रेड हेरिंग ड्रॉ करना। कई तरीके होते हैं, जरूरी नहीं आपको माइक पे खड़े होकर बोलने की जरूरत नहीं होती। उसमें आप अपने ही पार्टी किसी व्यक्ति को एज ए डकॉय भेज दीजिए और उनको बोल दीजिए ऐसा हो रहा है, इसके पास इंफॉर्मेशन है। और जब आप ऐसा कुछ बोलेंगे, बताएंगे किसी डकॉय के जरिए, तो फिर वो डकॉय भी आपके लिए यूजफुल हो जाएगा बाद में। लेकिन वो मैं नहीं जानता हूं कि वो क्या स्थिति है उनके पास और क्या करना चाहते हैं। मैं तो हम प्योरली स्पेकुलेट कर रहे हैं और पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या कारण था कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से सामने आके बोल दिया और उनके पास क्या इंफॉर्मेशन है।
और क्या ये सच है कि सरकार जिस तरह से जिस तरह चलनी चाहिए नहीं चल रही, सरकार ठीक से नहीं चल रही, ये बात तो सच है, सही है। क्योंकि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है, व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर नॉट इन अ पोजीशन टू गिव द मार्चिंग ऑर्डर्स टू द एजुकेशन मिनिस्टर? क्या एजुकेशन मिनिस्टर को इसलिए नहीं त्यागपत्र देने दिया जा रहा या उससे नहीं मांगा जा रहा कि सरकार चाहती है कि जो कॉकरोच पार्टी उभरे और नई सरकार के बजाय नया विपक्ष बने? ये भी तो हो सकता है। और ये हो सकता है, साथ में ये भी हो सकता है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो कि पैरेलल गवर्नमेंट है और दोनों आपस में जुड़ी हुई भी हैं, उनका ब्लू आइड बॉय है, उनका एजेंडा कर रहा हो, उनका एजेंडा कर रहा हो। ये भी तो है कि ये तमाम जो लीकेजेस हुए हैं, इन लीकेजेस के पीछे कोई एक डिजाइन सिस्टम में पंप करने के लिए, देखिए, मैं ही कह रहा हूं, ये कुछ भी हो सकता है। इसमें तो एक विस्तृत इंक्वायरी की जरूरत होगी अभय जी, और उसमें हम बियॉन्ड अ पॉइंट तो हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते, वो क्यों फिर वो आरोप बन जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि ये एक इतना सेंसिटिव सेक्टर है जिसमें पूरा आरएसएस का हस्तक्षेप है, और उसमें उसके चलते वहां जो कार्यकलाप हुआ है, वहां भी जो घटनाएं हुई हैं, उसके चलते सरकार की अपार बदनामी हो रही है। और जब दो लोगों को जो कि स्केपगोट बनाया गया, हटाया गया, सीबीएसई चेयरमैन और सीबीएसई सेक्रेटरी, तो उसमें भी ये कहा गया कि प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप था और उन्होंने स्वयं ये ऑर्डर दिए हैं। आप देखिए, ये संकेत अच्छा नहीं है किसी भी सरकार के। आप सोचिए, ये लोग कह रहे हैं कि वायुसेना के जरिए हम आपको वो पर्चे भेजेंगे ताकि लीक ना हो। बात सुनिए, इससे ज्यादा हास्यास्पद बदनामी वाली कुछ बात भी बोल सकते हैं। हाँ। भाई इसका मतलब यह है कि ये जो लोग निकाले हैं, ये प्रधानमंत्री ने स्वयं निकाले हैं, तो इसका मतलब है कि इनका जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसकी तो क्रेडिबिलिटी जीरो है इनकी अपनी नजर में। बताइए मुझे, ये ऑर्डर्स तो मिनिस्टर कंसर्न के दफ्तर से जाने चाहिए, लेकिन आपने हटाया इनको। भाई, मिनिस्टर कंसर्न कैन टेल दी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग की इन लोगों को हटाओ। अच्छा, डीओपीटी जो है वो पार्टली होम मिनिस्टर के नीचे है और काफी हद तक प्रधानमंत्री के नीचे रहती है। तो अब उसमें वर्क डिवीजन क्या है उसका विस्तार से हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये हमें जरूर पता है कि जो कार्ड मैनेजमेंट वगैरह का जो पोर्टफोलियो है वो प्रधानमंत्री के कार्यालय के नीचे आता है, और डीओपीटी की जो ट्रांसफर्स वगैरह है वो होम मिनिस्ट्री की तरफ से आती है। लेकिन जो भी है, इन लोगों को हटाया गया, और इसमें डिमांड अभी है कि आप मंत्री को हटाएं। और ये बोला उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जो कॉकरोचेस ने, कि सॉरी, आई एम नॉट कॉलिंग देम कॉकरोचेस बट दे कॉल देमसेल्व्स कॉकरोचेस, कि उन्होंने कहा है कि हमारी डिमांड है कि मंत्री को हटाएं, और फिर मंत्री को हटा देंगे, उसके बाद सोच सकते हैं कि सरकार के साथ हमने बातचीत करनी है कि नहीं। तो दे आर ओपन टू टॉक्स विद द गवर्नमेंट। मेरा ये कहना है, क्या ये भी हो सकता है कि ये जो एक नया विपक्ष बनाने का एक प्रोग्राम है, बाय ओवर प्रोजेक्टिंग दिस मूवमेंट विच इज लेजिटिमेट। उतने लोग चिंतित है, हमारे यंग लोग चिंतित हैं, यंग लोग क्या चिंतित है, पेरेंट्स चिंतित है, माँ बाप चिंतित है कि भी हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा अगर इतना भारी घपला हमारे एजुकेशन सेक्टर में है, एग्जामिनेशन सिस्टम में है। तो मेरा ये मानना है कि राहुल गांधी को ऐसे प्रेडिक्शन अगर सही भी है इनकी नजर में, तो करने से गुरेज करना चाहिए। और ये इंफॉर्मेशन हासिल करने का तरीका नहीं होता है, ये इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करने का तरीका नहीं होता है, ये तरीका दूसरा होता है। वो मैं समझता हूँ वो अगर खुद विवेचना करेंगे तो उनकी समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करता कि हो सकता है कि सरकार विचलित हो और सरकार का रिट नहीं चल रही हो गवर्नमेंट की, ये हो सकता है। और अगर रिट नहीं चल रही है तो उससे हैंडल करने का तरीका ये नहीं है, फिर तो सरकार को करने दो गलतियां और इट हेल्प्स यू। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि क्यों करने दो, ये तो राष्ट्र के हित में नहीं होगा।
तो राहुल गांधी अगर राष्ट्र के हित में ये काम किया है उन्होंने, तो फिर एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आके हमारे सवालों के जवाब दें कि आपने किस बेसिस पे ये इंफॉर्मेशन आपने प्रत्यक्ष की है और ये दावा पेश किया है। लेकिन मैं अगर उनकी जगह होता तो मैं दूसरे तरीके से करता। और ये उनका कहना कि प्रधानमंत्री जब भी मुझे देखते हैं विचलित हो जाते हैं, ही मेरे से आंख नहीं मिला पाते, ये सब ठीक है, हो सकता है ना मिला पाते हो सकता है मिला पाते हो, उसका जवाब तो वो जब देंगे वो पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी को देखिए, मैं भोले लोग मुझे अच्छे लगते हैं और सच्चे लोग बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन खुद कई बार वो अपने सबसे बड़ा दुश्मन खुद बन जाते हैं सच बोलकर। और इसलिए मैं ये अपेक्षा नहीं कर रहा, मैं प्रार्थना नहीं कर रहा कि उनकी जो प्रेडिक्शन है वो गलत है या सही है, जो भी है, लेकिन उसको इस तरह से रिवील करने का तरीका ठीक नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, हम लोगों ने इसके सभी पहलुओं के ऊपर चर्चा की और क्या क्या हो सकता है। लेकिन उसका दावा सही लग रहा है मुझे, है दावा सही लग रहा है, दावा सही लग रहा है। हाँ, तो कि जिस तरह से हैंडल किया है ये एग्जामिनेशन स्कैंडल, उसमें अपने आप को हस्तक्षेप करने की क्या जरूरत है प्रधानमंत्री? वही चीज है, देखिए अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो रहा है, ट्रम्प के साथ रिलेशन, रोज मार्केट सोना बेचा जा रहा है। हाँ, मतलब ये जो कोई भी सरकार जो कि ठीक से जिस सरकार की तीसरा टर्म चल रहा है, कोई सरकार चलाने के अनुभव की भी कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। तमाम मंत्री जो हैं वो मुद्दतों से मंत्री बने हुए हैं, 2019 से मंत्री बने हुए हैं या उससे पहले से भी मंत्री बने हुए हैं। सरकार राजनीतिक रूप से कई जगह जीत भी रही है, लेकिन फिर भी चीजें बहुत ज्यादा गड़बड़ हैं। और उस पर राहुल गांधी ने ये जो पत्थर फेंका है, इस पत्थर से हिलोरें पैदा होंगी, किस तरह की हिलोरें पैदा होंगी। ये जो सोना बेचने वाला प्रकरण है, हाँ, इस पे बातचीत करनी चाहिए यशवंत सिन्हा जी से, क्योंकि उनके कार्यकाल में सोना गिरवी रखा गया था, मॉर्गेज किया गया था, बेचा नहीं गया था, और चंद्रशेखर जी की सरकार थी। मुझे याद है, मैं करता हूं उनसे बातचीत अक्सर, जब चंद्रशेखर जी की सरकार थी, और मुझे याद है कि चंद्रशेखर हैड अ टॉक विद द गवर्नर, कॉल्ड हिम द आरबीआई गवर्नर, और उसने पूछा कि आपने पिछली सरकार को ये बताया नहीं था कि स्थिति इतनी गंभीर है। ये उन्होंने बात की, बुलाया उन्होंने अंदर, और उसके बाद उन्होंने सैक कर दिया उस गवर्नर को। ही वाज रिमूव्ड, आरबीआई गवर्नर वाज रिमूव्ड बाय मिस्टर चंद्रशेखर, who unfortunately found himself in the position to mortgage gold, क्योंकि सरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट पर बड़ा भारी क्राइसिस था। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, और जल्द इस मसले पर फिर से दोबारा जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।